नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। समास में तत्पुरुष समास में छह भक्तियाँ हो गई थी। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष तक हो गया था। आज हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास भी कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद थे, तो 6 का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज व्यधिकरण में समानाधिकरण में देखते हैं। समानाधिकरण का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान अर्थात एक हो। समानाधिकरण में ऐसी वस्तु जिसका अधिकरण समान अर्थात एक हो। जैसे गोविंद और श्याम एक ही आसन पर बैठे हैं। जैसे यदि गोविंद और श्याम एक ही आसन पर बैठे हैं तो वह आसन उन दोनों का समानाधिकरण हो, क्योंकि दोनों साथ में बैठे हुए हैं एक ही आसन पर, तो वहाँ पर समानाधिकरण हुआ। किंतु यदि दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे हों तो वहाँ अलग अलग अधिकरण हुआ, अर्थात वहाँ पर व्यधिकरण हो जाएगा। व्यधिकरण, अगर एक ही आसन पे बैठेंगे तो समानाधिकरण, अगर अलग अलग बैठेंगे तो व्यधिकरण। इसी प्रकार यदि एक ही समय में 2 मनुष्य उपस्थित हों, यदि एक ही समय में 2 मनुष्य उपस्थित हों तो उनकी उपस्थिति समानाधिकरण हुई। और जैसे अलग अलग आएंगे, एक व्यक्ति पहले आया और एक कुछ देर बाद आया, तो वो व्यधिकरण होगा, वहाँ पर समानाधिकरण है। लेकिन जैसे दो लोग एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ पर समानाधिकरण होगा। और यदि भिन्न भिन्न समय में हो तो उपस्थिति वो व्यधिकरण हुई। इसी प्रकार शब्दों के विषय में भी है। देखते हैं, जैसे राज्ञा पुरुषः, इसमें ये आवश्यक नहीं है कि राजा और पुरुष दोनों एक स्थान और एक समय में हो, इसलिए यहाँ समानाधिकरण नहीं हुआ। जैसे राजा और पुरुष, ये तो जरूरी है कि दोनों एक साथ ही आए या दोनों एक साथ रहें, तो वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा, वहाँ पर व्यधिकरण होगा। व्यधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि क्या पता राजा पहले आए पुरुष पहले आए, कि राजा बाद में आए पुरुष बाद में आए, तो वहाँ पर व्यधिकरण होगा, यहाँ पर समानाधिकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण नहीं होगा। किंतु कृष्णा सर्पा, यह कालापन सांप के साथ साथ है, यहाँ पर समानाधिकरण होगा। कृष्णा सर्पा में समानाधिकरण होगा, क्योंकि जो सांप है उसका रंग सांवला या श्याम कृष्ण ही रहता है, तो वो सदैव उसके साथ रहता है, तो वहाँ पर समानाधिकरण होगा। कृष्णा और सर्पा, ये कालापन सांप के साथ साथ है। वह सांप जहाँ जहाँ जाएगा या जिस समय में रहेगा उसका कालापन सदैव उसके साथ रहेगा। जहाँ जहाँ और जिस जिस समय में रहेगा कालापन भी उसके साथ साथ रहेगा, नहीं तो उसको कृष्णा सर्पा नहीं कह सकेंगे। इसीलिए इस उदाहरण में समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि समानाधिकरण और व्यधिकरण में क्या अंतर है। अब आगे देखते हैं। तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय, अर्थात तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास का लक्षण ऊपर बताया गया है। ऐसा समास जिसका प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण स्वरूप हो, जिसका प्रथम शब्द दूसरे का विशेषण स्वरूप हो। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास में आए हुए दोनों शब्दों का समानाधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। कर्मधारय समास की क्रिया समास के दोनों शब्दों को धारण कर सकती है। कर्मधारय समास जो है वो क्रिया समास के
दोनों शब्दों को धारण कर सकती है, इसलिए यह नाम पड़ा है। जैसे कृष्णः सर्पा अपसर्पति, इस वाक्य में सर्प जब जब क्रिया करता है तो कृष्ण तो उसके साथ रहता है। कृष्णः सर्पा अपसर्पति, इस वाक्य में जब सर्प क्रिया करता है तो कृष्णत्व भी उसके साथ में सदैव बना रहता है। राज्ञा पुरुषा अपसर्पति में राजा पुरुष के साथ नहीं है। राज्ञा पुरुषा अपसर्पति में राजा जो है वो पुरुष के साथ नहीं है। तो यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा राज्ञा पुरुषा में, और कृष्णा सर्पा में समानाधिकरण होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष के मोटे तौर से यह भेद है कि पहले में समास शब्द प्रथमा को छोड़कर किसी विभक्ति में होता है, दूसरे में प्रथमा में ही होता है। व्यधिकरण में जो है वहाँ पर सिर्फ प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके बाकी अन्य विभक्तियाँ हैं सारी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सारी। और समानाधिकरण में सिर्फ प्रथमा विभक्ति होती है, वहाँ पर तृतीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये सारी विभक्तियाँ नहीं होती हैं। ये सारी व्यधिकरण में होती हैं और सिर्फ प्रथमा जो है वो समानाधिकरण में होता है। अगला देखते हैं। कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय का विशेषण होना चाहिए या फिर द्वितीय शब्द संज्ञा होना चाहिए। कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय का विशेषण होना चाहिए या फिर द्वितीय शब्द संज्ञा होना चाहिए। या तो विशेषण हो या फिर द्वितीय शब्द संज्ञा हो, अथवा दोनों संज्ञा हो। दोनों भी संज्ञा हो सकती हैं। दोनों शब्द प्रथमा और द्वितीय दोनों भी संज्ञा हो सकती हैं, किंतु प्रथम विशेषण स्थानीय हो अथवा दोनों विशेषण हो जिसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण रहे। किंतु प्रथम शब्द विशेषण स्थानीय हो अथवा दोनों विशेषण भी हो सकते हैं, या फिर दोनों संज्ञा हों, या फिर प्रथमा शब्द या द्वितीय का विशेषण हो या फिर द्वितीय शब्द संज्ञा होना चाहिए। ये बताया गया है। जिसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण रहे। नीचे कई प्रकार के कर्मधारय समास दिए गए हैं। तो 3 प्रकार का है। विशेषण विशेषण बहुलम, उपमानानि सामान्यवचनैः और उपमिता व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। तो विशेषण विशेषण बहुलम हो गया, और होगा उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय भी सारा ये लोग, और विशेषणों भय पद कर्मधारय। ये सारे कर्मधारय के ही भेद बताए गए हैं। तो विशेषणम विशेषण बहुलम क्या कहता है? जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष हो तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, तो वह विशेषण पूर्व पद कर्मधारय के अंतर्गत आता है। जैसे कृष्णा सर्पा, जैसे उदाहरण दिया गया है कृष्णा सर्पा, ये कृष्णा सर्पा तो कृष्ण सर्पा होगा। और नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, रक्तम कमलम रक्त कमलम। तो ये जो है
कृष्ण सर्पा, तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो विशेषण है और सर्प जो है वो विशेष्य है। नीलम उत्पलम में भी यही है, नील जो है वो विशेषण है और उत्पलम जो है वो विशेष्य है। नील का विशेष उत्पलम है, तो नीलोत्पलम होगा। रक्तम कमलम, रक्त जो है वो विशेषण हुआ और कमलम जो है वो विशेष हुआ, तो रक्त कमलम होगा। किम शब्द का अर्थ जब खराब बुरा होता है तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। जब किम शब्द का अर्थ खराब या बुरा अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। तो किम पद की समास किसी संज्ञा से होकर के पूरा कर्मधारय हो जाता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः बराबर किम पुरुषः। कुत्सित पुरुष अर्थात खराब पुरुष या बुरा पुरुष। कुत्सितः देशः किम देशः अर्थात बुरा देश या खराब देश। कुत्सितः सखा खराब मित्र या बुरा मित्र, तो कुत्सितः सखा का किम सखा होगा और कुत्सितः प्रभु का किम प्रभु होगा। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा किम पुरुष में, किम देशः में और किम सखा में और किम प्रभु में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर किम शब्द जो है वो खराब या बुरा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला देखते हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे। देखो, जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए, तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जा रही है वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे और इस समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। जैसे घन इव श्यामः बराबर घन श्यामः, घन इव श्यामः बराबर घन श्यामः। तो यहाँ पर जो घन है वो उपमान होगा और जो श्याम है वो साधारण धर्म है। घन इव श्यामा, तो घन उपमान हुआ और श्याम जो है वो साधारण धर्म हुआ, तो बराबर घन श्यामा। घन इव श्यामा हो गया। अगला है चंद्र इव आह्लाद का, चंद्र आह्लाद का। तो यहाँ पर चंद्र जो है वो उपमान हुआ और आह्लादक जो है वो साधारण धर्म हुआ। तो यहाँ पर घन जो है वो उपमान है और इसमें चंद्रा उपमान है। प्रथम उदाहरण में किसी वस्तु की बादल से उपमा दी गई है, और यह बतलाया गया है कि वह वस्तु ऐसी श्याम है जैसे बादल। तो यहाँ पर बादल से उपमा दी गई है। यहाँ पर बादल जो है वो उपमान और श्याम जो है सामान्य गुण या साधारण धर्म, जो भी बोले। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी चंद्र जो है वो उपमान है और आह्लादक जो है वो सामान्य गुण या साधारण धर्म है। इस समास में उपमान प्रथम आता है, इसीलिए इसको उपमान पूर्व पद कहते हैं। ये कि इसमें उपमान जो है वो पहले ही आ जाता है, पहले ही शब्द में, तो इसलिए इसे उपमान पूर्व पद कहते हैं। अगला देखते हैं, उपमानोत्तर पद कर्मधारय। उपमानोत्तर पद कर्मधारय।
जब उपमित अर्थात जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। उपमित वो है जो जिस वस्तु से उपमा दी जाए और उपमान वो जिससे उपमा दी जाए। जिस वस्तु से उपमा दी जाए वो उपमित होगा और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होगा। दोनों साथ साथ आवे तब उस कर्मधारय समास को उपमानोत्तर पद कर्मधारय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपमान प्रथम शब्द ना होकर के द्वितीय होता है। यहाँ पर प्रथम शब्द उपमान ना होकर के द्वितीय शब्द उपमान होता है। जैसे मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव बराबर मुख कमलम, तो जो कमल है ये उपमान हुआ और मुख जो है वो उपमित हुआ, क्योंकि कमल से मुख की उपमा दी जा रही है। पुरुषः व्याघ्रा इव बराबर पुरुष व्याघ्रा, पुरुषः व्याघ्रा इव बराबर पुरुष व्याघ्रा। तो यहाँ व्याघ्र की उपमा, व्याघ्र जो है वो उपमान हुआ और पुरुष जो है वो उपमित हुआ। नोट देखते हैं। खा के अंतर्गत समासों में वह गुण कर दिया गया है जिसके कारण उपमा होती है। यहाँ गा के अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट नहीं किया जाता है, केवल यह बता दिया जाता है कि उपमेय और उपमान समान हैं। उपमेय और उपमान समान हैं। मुख कमलम और पुरुष व्याघ्र आदि इस श्रेणी के समासों को दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, जैसे मुखमेव कमलम और पुरुष एव व्याघ्र। मुख कमलम और पुरुष व्याघ्र एव, अर्थात इसके दो तरह से विग्रह कर सकते हैं। जैसे मुख कमलम का मुखमेव कमलम और मुखम कमलम इव, ये दोनों तरह से विग्रह किया जा सकता है। और पुरुष व्याघ्र का पुरुषः एव व्याघ्र और पुरुषः व्याघ्र इव। पहले को रूपक समास कहेंगे। पहले को जो ये मुखमेव कमलम है ये रूपक समास, इसको हम रूपक समास कहेंगे, क्योंकि एक पर दूसरे को आरोप किया है, एक पर दूसरे को आरोपित किया गया है। काव्यों के प्राचीन टीकाकारों ने ऐसे रूपक समास के स्थलों पर मयूरवंशकादि समास माना है। जो प्राचीन टीकाकार हैं वो ऐसे रूपक समास के स्थल पर मयूरवंशकादि समास माना है और दूसरे को उपमित समास कहेंगे। ये मुखम कमलम इव या फिर पुरुषः व्याघ्र इव में इसको हम उपमित समास भी कहेंगे और मुखमेव कमलम इसको हम रूपक समास कहेंगे, क्योंकि इसमें उपमा है। उपमित समास वाला उपमित समास कहेंगे क्योंकि इसमें उपमा है। अगला है विशेषण उभय पद कर्मधारय। विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेषणोभय पद कर्मधारय, अर्थात दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय कहते हैं। जब दो समानाधिकरण विशेषण हो अर्थात दोनों विशेषण हो तो उसे हम विशेषण उभय पद कर्मधारय कहेंगे। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण श्वेतः अर्थात अश्व। जैसे घोड़ा है वो काला सफेद दोनों है, तो यहाँ पर कृष्ण भी विशेषण है और श्वेत भी विशेषण है, तो इसलिए इस कृष्णा श्वेता को हम विशेषण उभय पद कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार दो अक्त प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण ही होते हैं इसी प्रकार समास बनाते हैं, अर्थात अक्त प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण हो ही रहते हैं और इसी प्रकार के समास बनते हैं। जैसे
स्नातश्च अनुलिप्तश्च, तो स्नात अनुलिप्ता होगा, स्नातश्च अनुलिप्ता। तो स्नात में भी अक्त प्रत्यय है और अनुलिप्त में भी अक्त प्रत्यय अंत में है और ये विशेषण है। तो स्नातश्च अनुलिप्तश्च बराबर स्नात स्नाता अनुलिप्ता होगा। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है, अर्थात जैसे दो विशेषण है तो एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकते हैं। जैसे चरंच अचरंच, तो जैसे चरंच है और अचरंच ये प्रतिवादी हो गया, तो चराचरम अर्थात जगत। और अगला है कृतंच अकृतंच, कृता कृतम अर्थात कर्म, कृता कृतम अर्थात कर्म। तो इसका विग्रह होगा कृतंच अकृतंच, तो कृता कृतम बनेगा। और चराचरम का चरंच अचरंच बराबर चराचरम, तो ये भी कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।